बैक टू माय चैनल फार्मर स्कॉलर्स अगेन। दोस्तों, हमेशा की तरह एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वाटर सिस्टम सैनिटाइजेशन। तो वाटर सिस्टम सैनिटाइजेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के सैनिटाइजेशन होते हैं वाटर सिस्टम में, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सैनिटाइजेशन, तो पहले जान लेते हैं कि सैनिटाइजेशन क्या होता है। ठीक है, सैनिटाइजेशन जो है दैट इज एबिलिटी टू रिड्यूस एंड होल्ड द माइक्रोबियल लेवल टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। सैनिटाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें माइक्रोबियल ग्रोथ को कम करने, ठीक है, और उसको एक एक्सेप्टेबल लेवल, ठीक है, एक नियंत्रित जो है लेवल तक बनाए रखने को, माइक्रोबियल ग्रोथ को कम करने और उसको एक स्वीकार्य स्तर पर नियंत्रित बनाए रखने को सैनिटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, यही सैनिटाइजेशन होता है। रिक्वायर वैलिडेशन टू डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू रिड्यूस एंड होल्ड माइक्रोबियल कंटेमिनेशन टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। तो इस चीज का एक जो है, इस चीज को वैलिडेशन करना जो है जरूरी होता है। ठीक है, जिसमें हम डेमो लेते हैं कि किस तरह से जो है वो ये मेथड जो है वो माइक्रोबियल ग्रोथ को रिड्यूस करके उसको एक एक्सेप्टेबल लेवल तक ले आएगा। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे जो एक थर्मल मेथड है सैनिटाइजेशन का, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम हीट डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करते हैं। ठीक है, उसमें हीट डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो है वो टेम्परेचर जो है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरे सिस्टम में कि नहीं। इस चीज को हम जो है वो वैलिडेट करते हैं थर्मल सैनिटाइजेशन मेथड में। तीन तरह के सैनिटाइजेशन के मेथड होते हैं। वाटर सिस्टम सैनिटाइजेशन की मेथड बात करें तो तीन तरह के सैनिटाइजेशन मेथड होते हैं: थर्मल सैनिटाइजेशन, केमिकल सैनिटाइजेशन और यूवी सैनिटाइजेशन। ये तीन मेन मेथड होते हैं वाटर सिस्टम सैनिटाइजेशन के। अगर हम थर्मल सैनिटाइजेशन की बात करें तो कैसे किया जाता है? दिस इज डन बाय कंटिन्यूस सर्कुलेटिंग हॉट वाटर एंड यूज ऑफ स्टीम। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, थर्मल यानी कि टेम्परेचर के जरिए जब हम सैनिटाइजेशन अचीव करते हैं तो उसको थर्मल सैनिटाइजेशन कहते हैं। इसमें हम जो है वो हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी और स्टीम का इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर ऑफ 65 to 80 डिग्री सेल्सियस आर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर सैनिटाइजेशन। 65 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया जाता है, ताकि सबसे जो ठंडी जगह है वहां पे भी कम से कम 65 डिग्री जो है टेम्परेचर सर्कुलेट हो सके और सैनिटाइजेशन मेंटेन हो सके। ठीक है, जो कंटिन्यूसली सर्कुलेटिंग द वाटर ऑफ एटलीस्ट 65 डिग्री सेल्सियस, कम से कम जो है 65 डिग्री सेल्सियस जो कोल्डेस्ट लोकेशन है पूरे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जो सबसे कोल्डेस्ट लोकेशन है वहां पे भी 65 डिग्री सेल्सियस मिनिमम मेंटेन जो है वो होना चाहिए, तभी जो है वो प्रॉपरली थर्मल सैनिटाइजेशन होगा। ठीक, और टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 80 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम लिमिट है। 80 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यूज ऑफ टेम्परेचर अबव 80 डिग्री सेल्सियस इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट एड टू माइक्रोबियल कंट्रोल ऑफ सिस्टम और रिडक्शन ऑफ जब हमने 80 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम लिमिट रखी हुई है तो उसका एक लॉजिक है। 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर अगर हम कर देंगे, उसका ना तो माइक्रोबियल कंट्रोल में कोई इफेक्ट है, ना ही उसका बायोफिल्म रिड्यूस करने में कोई मदद मिलती है उससे। तो इसलिए हमने लिमिट मैक्सिमम 65 टू 80 डिग्री मैक्सिमम लिमिट रखी हुई है। टेम्परेचर इक्वल टू ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर कहीं है तो इससे फिल्टर्स जो हैं दे कैन बी इवन डिस्ट्रक्टिव, कैन फॉर्म डिफॉर्म द फिल्टर। अगर हम टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या 100 डिग्री सेल्सियस तक कर दें तो दैट कैन बी डिस्ट्रक्टिव, कैन डिफॉर्म फिल्टर्स और स्ट्रेस द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो अगर हम टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस से
ऊपर कर दें, ठीक है, या 100 डिग्री तक ले जाते हैं तो उससे मेम्ब्रेन, ठीक है, जो है वो खराब हो सकती है, ठीक है, तो फिल्टर्स हैं वो खराब, डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, और जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो भी डैमेज हो सकता है। तो इसलिए जो है जो लिमिट है हमें वहीं तक टेम्परेचर जो है वो रखना है, ठीक है, टेम्परेचर 65 टू 80 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखना है। केमिकल सैनिटाइजेशन की अगर हम बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि जहां हम केमिकल की मदद से माइक्रोब्स को कंट्रोल करते हैं तो उसको हम केमिकल सैनिटाइजेशन कहते हैं। These methods typically use oxidizing agents such as ozone, hydrogen peroxide, peracetic acid, combination thereof. इस मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जैसे कि पैरासिटिक एसिड यानी और ओजोन। तो इस तरह से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज करते हैं केमिकल सैनिटाइजेशन के लिए। These compounds oxidize bacteria and biofilms with reactive peroxides and forming reactive free radicals. तो क्या मैकेनिज्म रहता है, जितने भी हमने देखे यहाँ पे केमिकल्स वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, चाहे वो ओजोन हो गया, चाहे वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, पैरासिटिक एसिड हो गया, तो ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करते हैं और एक फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं, ठीक। Halogenated compounds can be effective sanitizers, but less aggressive oxidizing agents. अगर हम हेलोजेनेटेड कंपाउंड्स की बात करें तो वो भी काफी इफेक्टिव जो है वो सैनिटाइजर्स होते हैं, बट उतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स नहीं हैं जितने, ठीक है, जिससे जो है क्या होता है उनको फ्लश आउट करना मुश्किल है। उतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स नहीं होते हैं हेलोजेनेटेड कंपाउंड्स, इसलिए उनको फ्लश आउट करना मुश्किल होता है, इसलिए हम हेलोजेनेटेड कंपाउंड्स यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अदरवाइज वो बहुत अच्छे काफी इफेक्टिव सैनिटाइजर्स होते हैं, बट उनको जो रिमूव करना है, उनके रेजिड्यूज को फ्लश आउट करना वो बहुत मुश्किल है। केमिकल एजेंट्स मे नॉट पेनिट्रेट द फुल बायोफिल्म मैट्रिक्स। तो ये जो केमिकल एजेंट्स हम यूज कर रहे हैं, तो यह ड्रॉबैक है केमिकल सैनिटाइजेशन का कि इस मेथड की कमी है कि ये बायोफिल्म में पेनिट्रेट नहीं कर सकते, ठीक है, जितने भी केमिकल्स हैं वो बायोफिल्म में पेनिट्रेट नहीं कर सकते, तो जो बायोफिल्म की लोकेशन है वहां तक ये नहीं जा पाते, ठीक है, कैन नॉट एक्सटेंड इनटू द बायोफिल्म लोकेशंस एंड मे लीव बायोफिल्म्स इनकम्प्लीटली इनएक्टिवेटेड। और जो बायोफिल्म्स हैं वो इनएक्टिवेट रह सकती हैं, ठीक है, जिससे फिर केमिकल सैनिटाइजेशन उतना इफेक्टिव हमारा नहीं रह जाता। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है केमिकल सैनिटाइजेशन का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ओजोन डिग्रेड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। तो अगर हम डिग्रेडेशन की बात करें तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ओजोन, तो वो इजीली वाटर और ऑक्सीजन में जो है वो डिग्रेड हो जाते हैं, तो उनको रिमूव करना आसान होता है, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एज कंपेयर टू हैलोजेनेटेड कंपाउंड्स। पर एसिटिक एसिड की बात करें तो वो एसिटिक एसिड और ऑक्सीजन में डिग्रेड हो जाती है। द ईज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन टू ऑक्सीजन यूजिंग 254 नैनोमीटर लाइट in the circulating loops allow it to be used effectively on continuous basis in holding tanks on intermittent levels daily or weekly। तो ओजोन को यूवी लाइट की मदद से हम ऑक्सीजन में डिग्रेड कर सकते हैं, एज अ सैनिटाइजिंग एजेंट जो है ओजोन को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसको यूवी लाइट की मदद से, ठीक है, जो कि 254 नैनोमीटर की वेवलेंथ रहती है, उसकी मदद से हम ओजोन को ऑक्सीजन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं सर्कुलेटिंग लूप्स में। इसी इसी की वजह से हम जो है इनको डेली या वीकली बेसिस पर यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओजोन को हम एज अ सैनिटाइजेशन एजेंट डेली या वीकली बेसिस पे यूज कर सकते हैं, ठीक।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेथड ये है हमारा यूवी सैनिटाइजेशन मेथड। ठीक है, यूवी लाइट की मदद से, यूवी रेस की मदद से जब हम सैनिटाइजेशन करते हैं वाटर सिस्टम की, तो उसको यूवी सैनिटाइजेशन कहते हैं। ये यूवी रेज जो 254 नैनोमीटर्स रहती हैं, यूवी लाइट ऑफ 254 नैनोमीटर्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू कंटिन्यूसली सैनिटाइज ओनली द वाटर सर्कुलेटिंग इन द सिस्टम। तो जो वाटर सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, सर्कुलेटिंग में रहता है, सर्कुलेशन में, तो उसको सैनिटाइज करने के लिए यूवी लाइट का है हम यूज करते हैं, जो कि 254 नैनोमीटर्स की रहती है। ठीक है, केवल सर्कुलेटिंग वाटर के लिए यूज किया जाता है इसका। ठीक है, और सच डिवाइसेस इनएक्टिवेट हाई परसेंटेज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट फ्लो थ्रू द डिवाइस। तो ये जो डिवाइस है, ठीक है, जहाँ पे यूवी लाइट सैनिटाइजेशन यूज किया जाता है, वो काफी काफी हाई परसेंटेज में माइक्रोब्स को जो है रिमूव करता है, बट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली टू कंट्रोल एग्जिस्टिंग बायोफिल्म्स अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ऑफ अ डिवाइस। पर ये जो है वो बायोफिल्म्स को डीएक्टिवेट नहीं कर सकता, ये सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डीएक्टिवेट कर सकता है, और बायोफिल्म्स को यूवी लाइट जो है वो डीएक्टिवेट नहीं कर सकता, इसलिए ये इफेक्टिव नहीं है। जहां पे बायोफिल्म जमा होती है वहां पे यूवी सैनिटाइजेशन मेथड इफेक्टिव नहीं है। सो व्हेन कपल्ड विद थर्मल केमिकल सैनिटाइजेशन टेक्नोलॉजीज, जब जोड़ा जाता है यूवी सैनिटाइजेशन मेथड को थर्मल के साथ और केमिकल सैनिटाइजेशन को, तीनों को एक साथ यूज किया जाता है, लोकेटेड अपस्ट्रीम्स ऑफ अ माइक्रोवेव रिटेंटिव फिल्टर, यूवी मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव सिस्टम। तब जो है यूवी मेथड सबसे इफेक्टिव मेथड बन जाता है, जब टेम्परेचर सैनिटाइजेशन के साथ और केमिकल सैनिटाइजेशन के साथ तीनों को, जब तीनों मेथड्स को जोड़ा जाता है आपस में, तो सबसे इफेक्टिव मेथड हो जाता है, ठीक है, यूवी सैनिटाइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसलिए प्रेफर किया जाता है कि तीनों को कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है कपलिंग के जरिए। ठीक है, यूवी केमिकल एंड थर्मल सैनिटाइजेशन जो है मेथड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड साबित होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज लाइक करना ना भूलना। ठीक है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फार्मा स्कॉलर्स को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।